बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल जाना तुझे जब जाना और इसकी राइटर है नीलम रियासत। ये एक कंप्लीट नावल है मेरे पास और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को तभी प्रोवाइड करूँ जब मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। और इसके अलावा आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों को नावल्स तरतीब से प्रोवाइड नहीं कर पा रही, मेरी कोई रूटीन नहीं बन पा रही है और मैं मैनेज नहीं कर पा रही चीज़ों को, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को टाइम से नावल्स प्रोवाइड किया करूँ। और इसके अलावा रद नावल की अगली एपिसोड आप लोगों को कुछ देर तक नहीं मिलेगी क्योंकि वो नावल कंप्लीट नहीं है, तो उसकी एपिसोड थोड़े टाइम टेकिंग है, मतलब जल्दी नहीं आती है। तो जैसे ही मुझे मिलेगी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। और ये नावल नीलम रियासत का है और जाहिर सी बात है जितने भी आप लोगों ने बाकी नावल सुने वो सारे बहुत ज़बरदस्त थे और एक से बढ़कर एक थे। और ये भी एक ऐसा ही नावल है, इसीलिए इस तरह के जितने भी नावल्स होते हैं मेरा खुद का पढ़ने का दिल करता है, तो इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ और यकीनन आप लोग भी इंजॉय करेंगे इस थ्रू आउट जर्नी को। तो आइए इस नावल को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। वो सर झुकाए तेज़ी से लिखने में मसरूफ़ थी जब दरवाजे पर दस्तक देते हुए बॉस ने सर अंदर किया। मुझे इस माह के पर्चे में नए एसपी का इंटरव्यू चाहिए, चूँकि तुम फारिग हो इसलिए फ़ोटोग्राफ़र के साथ निकलने की करो। मुकर्रर करदा वक्त में से 1 घंटा बचा है और तुम लोगों को पीसी में उससे मिलना है। उसने गुस्से से कलम मेज़ पर पटका। सर कोई हद होती है, मुझे आखिर समझा क्या हुआ है? मैं फैशन जर्नलिस्ट हूँ, ये एसएसपीज़ के इंटरव्यूज़ मेरे हिस्से का काम नहीं है और ना मैं करूँगी। मैं पहले ही अपना काम ख़त्म करने की कोशिश में हूँ और वैसे भी एसपी में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जो उसका इंटरव्यू लिया जाए? क्या उससे रिश्वत लेने के गुर पूछने हैं? फोटोग्राफर बाहर हॉल में मौजूद है। तुम 2-3 मिनट तैयार होने के लिए ले सकती हो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो वक्त का बहुत पाबंद है। सर मैं आज ही यहाँ से नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। आपका आधे से ज़्यादा पर्चा मैं संभालती हूँ और तनख्वाह सिसक कर मिलती है। मुफ्त में मुलाजमा मिली हुई है। बाकी के अमले को क्या खाना पूरी के लिए रखा हुआ है या वो लोग यहाँ सिर्फ चाय पीने ही आते हैं? सर कब के जा चुके थे और वो ऊंचा ऊंचा बोलने के साथ साथ अपनी चीज़ें मेज़ की दराज में डालकर लॉक करने के बाद हैंड बैग में अपना फ़ोन रखकर बाहर निकल आई। माथे पर गहरी तेवड़ी थी। सफ़ेद चूड़ीदार पजामे पर नेवी ब्लू फुल बाजुओं का कुर्ता था जिस पर सफ़ेद छोटा छोटा प्रिंट और सुर्ख गला बना हुआ था। सुर्खी लंबा सा दुपट्टा बेफिक्री से कंधे पर झूल रहा था। पैरों में लेदर की खुली चप्पल थी। बालों का बॉब कट हर कदम के साथ थरकता था। आंखों में गहरा काजल और होंठों पर नेचुरल लिपस्टिक ये सारा सिंगार था। उसको आता देखकर ही 20 साला फोटोग्राफर हामिद के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई क्योंकि वो मुंह बसूरती हुई आ रही थी। तान मत निकालो, चलो दफ़ा हो चले। वो दोनों बाहर को निकल आए। अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैग पिछली सीट पर डालते हुए उसने बराबर की सीट पर बैठते हामिद को मुखातिब किया। ऐसी क्या ख़ास बात है उस एसपी में जो उसका इंटरव्यू लेने का हुक्म मिला है? नया आया है, बड़ा असूल पसंद और सख्त मिजाज का है। आते ही स्ट्रीट क्राइम में 30% कमी कर दी है। निचले अमले की सख्ती आई हुई है। 2-3 सिपाही रिश्वत लेने के चक्कर में निकाल चुका है। वाह भाई, किस सियारे से आया है? यही पूछने तो जा रहे हैं। मोड़ काटते हुए उसने हामिद की बात पर सरस बात नहीं लाया। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये उसका एक अटेंशन सीक टाइप स्टंट है, यू नो। सस्ती शोहरत, जैसे लोग आजकल सोशल मीडिया पर ऊट पटांग सी वीडियोस डालकर मशहूर होने के चक्करों में खज्जल हो रहे हैं। वरना अपनी पुलिस तो माशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। कोई बीबा बंदा भी चंद दिन ही बीबा रहेगा जब तक कि वो किसी सियासी रहनुमा की मूंछ का बाल ना बन जाए। उसके बाद क्या ड्यूटी और क्या ईमानदारी। लख दी लानत, हर चीज़ गई भाड़ में। उस सर का गुस्सा पुलिस पर निकाल रही थी। वैसे ये सर ने हातम ताई के कब्र पर लात क्यों मारी है? पीसी में इंटरव्यू? पीसी की पार्किंग में गाड़ी लगाते हुए उसने हामिद की राय मांगी। अरे कहाँ, सर जी इतने अच्छे नहीं हो सकते। ये तो एसपी ने खुद कहा वो थाने की बजाय किसी और जगह पर मिलना पसंद करेगा। फिर इधर आने का भी उसी ने ही कहा है। वाह जी वाह, यानी हमारी पुलिस लेने की बजाय दे रही है। उसके साथ ही उसने बेहंगम कहका मारा। भाई निकलकर गाड़ी लॉक की। बेचारा इंटरव्यू छपवाने के चक्कर में लंच करवाएगा। वह कंधे पर डाल के रेस्टोरेंट की जानिब मार्च करने लगी। वो अपने फ़ोन में पूछने वाले सवाल तरतीब दे रही थी। इस किस्म की इमरजेंसी के लिए उसने अपना मेमो
तैयार रखा हुआ था जिसमें सवालों की एक लंबी फहरिस्त तहरीर थी। हर बात पूछ ली, सिर्फ एसपी का नाम पूछना भूल गई। मगर जो ही वेटर की रहनुमाई में वो बुक मेज़ तक पहुंचे, वहां पहले से मौजूद शख्स को देखकर उसके कदम जकड़े गए। अगर कोई दूसरा अपने तौर पर अंदाज़ा लगाता तो उस एसपी की पोज पर उस शख्स का तस्वुर भी मुहाल था। दोनों की नज़रें मिली और बड़ी अच्छी तरह मिली। एसपी साहब ने उसको सर तपा, अपनी मलकियत समझकर घूरा। इस दौरान हामिद सूरत हाल से बिल्कुल बेखबर आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी से तारुफ करवा रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं हामिद आज आपके का फ़ोटोग्राफ़र और मेरे साथ ये मेरी कॉलीग है मिस जुगन। बेशिकन ऑफ वाइट शलवार सूट, ब्राउन जूते, टांग पे टांग रखे, बड़े रिलैक्स अंदाज में बड़ा जमान था। हामिद का बढ़ा हुआ हाथ थामकर पूरे कद से अपनी जगह उठकर खड़ा हो गया। हामिद साहब, आपसे मिलकर खुशी हुई है और आप शायद अपनी कॉलीग के रिलेशनशिप स्टेटस से बेखबर हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरी नाखुश मालूमात है इनको मिस से मिसेज हुए 4 माह बीत चुके हैं। साथ ही थोड़ा उसकी जानिब को झुककर वो बराह रास्त जुगन से मुखातिब हुआ। एम आई राइट मिसेज ताशफीन इसरार? जुगन आंखें झपके बगैर उसकी नज़रों में देख रही थी, जो उसके इतना करीब खड़ा था कि वो उसके जिस्म से फूटने वाली खुशबू सूंघ सकती थी। देख उसकी तरफ रहा था, मगर जेब से वॉलेट निकाल कर कुछ करेंसी नोट बरामद करके मेज़ पर रखे और हामिद की जानिब मुड़ा। हामिद साहब, माजरत के साथ, पर आप लगारी साहब को मेरी तरफ से कह दीजिएगा, अगर वो इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो अगली दफ़ा इंटरव्यू लेने मेरी बीवी की बजाय किसी और को भेजें। अल्लाह हाफिज़। अपनी बात पूरी करके मतवाज़न कदम उठाता हुआ वहाँ से निकल गया। वो वहाँ से हटा तो जुगन को एहसास हुआ वो तब से अपनी सांस रोके खड़ी थी। उस शख्स को वो पेंडू कहती थी, जो अभी कुछ पल पहले अपनी नज़रों से उसके छक्के छुड़ा रहा था। पिछले 4 माह से वो उस पर गुस्से से भरी हुई थी। आज बाय चांस ही आमना सामना हो जाने पर भी वो जुगन के सामने से जिंदा वापस चला गया था। हालांकि उसने खुद से 1000 दफ़ा अहद किया था कि अगली दफ़ा जब ये शख्स उसके सामने आया तो उसको जान से मार देगी, पर इस वक्त अपनी ही जान लबों पर आती महसूस हो रही थी। यारा डकले खूनी अखियां नो सानू तक तक मार मुकाया है। ये अभी एसपी ने आपको मिसेस ताशफीन इसरार क्यों कहा? ताशफीन इसरार तो उनका अपना नाम है। टफ्फर आदमी, वो एसपी मेरा शौहर है। हामिद का मुंह हैरत से खुले का खुला छोड़कर वो भी वापसी को मुड़ गई। दिल में सोच रही थी, ये तो अपने भाई की कंपनी संभालता था, सर्विस में कब से आया? वो इस शख्स के बारे में कुछ भी तो नहीं जानती थी। दिल में दर्द सा हुआ। दोनों के माबैन इतना अहम, इतना करीबी रिश्ता होने के बावजूद दोनों ही एक दूसरे के लिए अजनबी और अपनी अपनी दीवारों में कैद थे। न जाने ये फासले कभी कम होने थे या ताल्लुक़ की ये बेनाम डोरी टूट जानी थी। मुझे तो बिल्कुल भी ये समझ नहीं आ रहा, आखिर आप क्यों मेरी शादी अपने उस पेंडू से देवर के साथ करवाना चाहती हैं? उन लोगों के और मेरे तर्ज ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, फिर भी आप बाज़िद है कि आपकी बात मानी जाए। वो उकताई हुई बैठी थी। आखिर बहन से बराह रास्त बात करने की ठानी। जुगन, तुम इन मामलात के बारे में कुछ नहीं जानती हो, लिहाजा खामोश रहो। अलमास की बात पर जुगन को शदीद तरीन हैरत हुई। उसी लिहाज से जवाब भी दिया। एक्सक्यूज़ मी मैडम, आप यहाँ पिज़्ज़ा या बर्गर की दुकान खोलने पर बहस नहीं कर रही हैं जिसमें मेरा बोलना गैर ज़रूरी हो। मेरी शादी की बात हो रही है। आप खुद तो किसी दूसरे को पसंद क्या लिबास पहनना गवारा नहीं करती और आप चाहती है मैं आपको अपनी शादी बारे फ्री हैंड दे दूँ। अच्छा, मुझे फ्री हैंड ना दो, पर डैडी पे तो तुम्हें यकीन है ना, ये उनका भी फैसला है। फॉर गॉड सेक, जिन लोगों के दरमियान आपने कभी 4 दिन नहीं गुजारे, जिनको आप ज़रा भी पसंद नहीं करती, उसी घर के फ़र्द को मेरे लिए चुन रही हैं। अलमास ने गहरी सांस खारिज करते हुए गोद में रखा, मैगज़ीन एक तरफ रखा और अपनी जगह से उठकर बहन के पास आकर बैठ गई। उसे लगा जुगन को इस रिश्ते की सारी खसूसियात खुलकर गिनवा देनी चाहिए। मैं मानती हूँ ताशफीन थोड़ा नैरो माइंडेड इंसान है, बड़ा आम सा मर्द है, तुम्हारे म्यार पर पूरा नहीं उतरता, बल्कि तुम्हारे मुकाबले में तो वो कुछ भी नहीं है। पर मेरी जान, वो ज़हनी तौर पर बहुत शार्प इंसान है। स्कॉलरशिप पर MSc किया है, CSS के इम्तिहान में पोजीशन होल्डर है। ज़रा सोचो डैडी को उसकी वजह से कितना फ़ायदा होगा। अब वो बूढ़े हो रहे हैं, ये जो इतना बड़ा बिज़नेस है वो कौन संभालेगा? हारिस का अपना काम इतना फैल चुका है, वो अब डैड के बिज़नेस को नहीं संभाल देख सकता।
हारिस के बिजनेस को खड़ा करने में सारी मेहनत ताशफीन ने की थी। हारिस ने सिर्फ सरमाया लगाया है। सोचो वो डैड के बिजनेस को कितना आगे ले जाएगा। उसके तर्ज ज़िंदगी का क्या है? हारिस भी तो उसी का भाई है, उसी घर का फ़र्द है। मगर क्या हुआ, उससे शादी के बाद मैंने उसे अपने रंग में रंग लिया है। अब हारिस को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि एक आम इलाके के छोटे से मकान से निकल कर आया। जब तुमसे शादी के बाद ताशफीन भी यहाँ आ जाएगा, तब तुम भी उसको अपने रंग में रंग लेना। डैडी इस फैसले से बहुत खुश हैं। वो ताशफीन को तुम्हारे लिए पसंद कर चुके हैं। इसलिए प्लीज़ उल्टी सीधी सोचें जहन से निकाल कर हाँ कर दो। तुम्हारी खुशी की गारंटी मैं देती हूँ, तुम बस मेरा यकीन करो। आप भी, मैं ज़ाती तौर पर उसको जानती तक नहीं हूँ। सिर्फ इतना पता है कि जब भी कभी उसको आपके घर पर देखा, एक ही ख्याल दिमाग में आया, जैसे वो शख्स खुद पसंदी की सबसे ऊंची चोटी पर बराजमान हो। मैंने आज तक उसको बराह रास्त मुखातिब तक नहीं किया, और आप मेरी उससे शादी करवा रही हैं। ना मेरा ताल्लुक़ किसी बड़ी सख्त किस्म की फैमिली से है जहाँ वालिदैन अपने बच्चों की जायज़ ख्वाहिशात भी पूरी करने के मुतहम्मिल ना हो। ना ही मेरा ताल्लुक़ मिडिल क्लास से, जहाँ बाप ने जो कह दिया वो हरफ़े आखिर है। मैं आज तक अपना हर फैसला पूरी आज़ादी से, अपनी मर्ज़ी से करती आई हूँ। डैड ने हमें खुला माहौल दिया है। अब अचानक मुझे ऐसी जगह भेजने का सोचना, जिस माहौल से ना ही मैं वाकिफ़ हूँ, ना ही मुझे कोई अंदाज़ा है। मुझे तो ये भी नहीं इल्म आया वो इस रिश्ते से राज़ी है। क्या वो इस रिश्ते से राज़ी है? वो क्यों राज़ी नहीं होगा? इतना अच्छा रिश्ता तो उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा। उसकी तो लॉटरी निकल आई है। इसलिए तो मैं कह रही हूँ, तुम भी ज़्यादा ना सोचो, सब बहुत अच्छा होगा। डैडी लोग तो न जाने कब तक डिनर से वापस आते हैं। मैं चलती हूँ, उनसे फ़ोन पर बात कर लूँगी। गुड नाइट स्वीटी। अलमास ने बहन के गाल पर प्यार किया और अपना बैग उठाकर बाहर को चल दी, जहाँ उसका ड्राइवर इंतज़ार में था। जुगन ने सोफे पर लेटकर आंखें मूंद ली। उसे यकीन था कि बाप के दिमाग में ताशमीन का ख्याल डालने वाला भी कोई और नहीं, अलमास ही है। और उसको ये बात बढ़ा उलझा रही थी कि जिस ससुराल में जाकर वो खुद एक दिन भी वहाँ फैमिली के साथ नहीं रही है, आज बहन का रिश्ता भी उधर ही देने का फैसला किए बैठी है। उसे मज़ीद बौखलाहट इस बात पर हो रही थी कि अलमास के दिमाग में कोई बात एक दफ़ा आ जाए तो उसको रोकना नामुमकिन सी बात है। मगर फिर भी जुगन ने सोच लिया, वो एक दफ़ा अपने वालिदैन से बात ज़रूर करेगी। अब आप पूछते क्यों नहीं? आखिर इसको तकलीफ़ क्या है? ये शादी क्यों नहीं करना चाहता? जवाब अब्बा की बजाय अब्बा के लाडले ने दिया। पहली बात तो ये, हारिस साहब की शादी का मेरा भी दूर दूर का इरादा नहीं है, और अगर शौक़ चढ़ा भी तो शादी करूँगा, खुदकुशी नहीं। वो इतनी नफीस लड़की है। जुगन से शादी को खुदकुशी कह रहे हो? हाँ बिल्कुल होगी। आखिर उसकी बहन भी तो बड़ी नफीस औरत है, जिसने तुम्हारी गर्दन पर अपना एड़ी वाला जूता रखा हुआ है। जिस तरफ तुम्हारी रस्सी खींचती है तुम गर्दन लटकाए चल पड़ते हो। क्या तुम्हारी कोई अपनी सोच भी है? हारिस ने अपने छोटे भाई को बुरी तरह घूरा, जो अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठा। जवाब में हारिस को उससे भी ज़्यादा गुस्से से घूर रहा था। सफ़ेद बेशिकन शर्ट के दोनों कप फोल्ड किए हुए थे, टाई की नॉट ढीली करके ऊपरी बटन खुला हुआ था। लंबी लंबी उंगलियों और साफ सुथरे नाखूनों वाला हाथ कभी थोड़ी के नीचे रुकता, कभी गाल पर। तुम्हारी नज़र में मेरी और मेरी बीवी की ये इज्जत है? मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए, और आज तुम मेरे एहसानों का शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझे आंखें दिखा रहे हो। ताशफीन अपने भाई का वहीं बैठे बैठे घर तमाम करना चाहता था, मगर जो ही नज़र बाप पर पड़ी वो हार गया, जिन्होंने नफ़ी में सर हिलाकर कुछ ना बोलने का इशारा किया था। बाप की नज़रों में संजीदगी से देखते हुए उसने अपनी मुठ्ठियाँ सख्ती से मीचकर खुद को बोलने से बाज रखा। गहरी सांस खारिज करते हुए अपनी जगह से उठा, कुर्सी की पुश्त पर रखा कोट उठाकर पहना, गाड़ी की चाबी उठाई, मेज़ पर रखा फ़ोन पकड़कर जेब में रखा। उसकी तैयारी देखकर हारिस को मज़ीद तैश आया। ताशफीन, तुम यूँ मेरी बात का जवाब दिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। तुम जानते हो कितने बड़े बड़े घरों से जुगन के प्रपोज़ल आए हैं, फिर भी तुम्हारी भाभी ने तुम्हें तरजीह दी है। ओ भाई, तुम अपनी बीवी को बोलो मुझे बिल्कुल तरजीह ना दे। मैं इस सादत से महरूम ही भला। तुम्हारी बीवी ज़ाती मफाद के बगैर अपने बाप को भी बाप नहीं कहती, पर अब जबकि तुमने साबित कर दिया कि तुम उसी के शौहर हो, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है मैं भी अपना तारुफ करा दूँ। मुझे मंजूर है, शादी कर लेता हूँ, मगर अपनी ससुराल को ये बात अच्छी तरह से समझा देना, हमारे घर में एक ही शख्स जन मुरीद था और वो पहले ही उनका घर दामाद बना हुआ है। बाकियों से फर्मा बरदारी की तवक्को ना ही रखे तो बचे रहेंगे। गहरी काली आंखों में गुस्सा हलकोरे ले रहा था। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने बाप की व्हील चेयर पीछे से थामी और वहाँ से निकल गया। गाड़ी
में जाते हुए इसरार अहमद ने अपने बराबर नाराज बैठे बेटे को गौर से देखा। कुशादा पेशानी पर सिलवटें पड़ी हुई थी, मजबूत हाथों की गिरफ्त स्टीयरिंग व्हील पर इतनी सख्त कि उंगलियों के जोड़ सफ़ेद नजर आ रहे थे। खूबसूरती से तराशी हुई मूंछों के नीचे अनाबी होंठ सख्ती से एक दूसरे में पवस थे। साइड से फौजी कट था, ऊपर वाले बालों की लंबाई ज़्यादा थी जो उसकी शख्सियत पर बड़ी जच थी। वो जानते थे सिर्फ उनकी वजह वहाँ से यूं बगैर कुछ जताए आ गया, वरना वो कब का हारिस और अलमास की शोरी हरकतों से उकताया हुआ घूम रहा था। उन्होंने अपना बाजू उसके कंधे पर रख कर थपकी दी। गुस्सा थूक दो, एक ना एक दिन शादी तो करनी ही थी। वैसे भी हमारे घर को एक अदद औरत की शीत तरीन ज़रूरत है। अब्बा जी, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। हमारे घर को औरत की ज़रूरत है, ना कि शो पीस की। और उनकी फैमिली में बदकिस्मती कह लें या कुछ और, औरत नाम के शो पीस है। ये भी तो हो सकता है जुगन अपनी माँ बहन से आदत में जुदा हो। हाँ, हम पाकिस्तानी यही करते हैं, छुरी के नीचे गर्दन रखवाकर उम्मीद करते हैं छुरी लगी हुई नहीं होगी तो जान बच जाएगी, पर ये नहीं सोचते कि कौन छुरी ज़्यादा तकलीफ देती है। हमने मरने के लिए भी सबसे बुरा तरीका चुनना होता है। अब्बा को घर पे उतारकर वो दोस्त से ज़रूरी काम का बहाना बनाकर निकल आया। वो सच जानते थे पर फिर भी रोका नहीं। उसको अकेले कुछ वक्त दरकार था ताकि वो अपना लाया अमल तैयार कर पाता। अलमास बेगम, तुम सारी उम्र अपने फैसले पर पछताओगी। तुम्हारी बहन को घास तो मैंने भी नहीं डालनी। वो गाड़ी सुनसान सड़क पर रोककर स्टीयरिंग व्हील पर सर रखकर झुका हुआ था। जब फ़ोन पर मैसेज की टोन बजी उसने सर उठाया, बेदिली से फ़ोन जेब में से निकाल कर देखा। व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से मैसेज था, पर अंदाज बड़ा दोस्ताना। हेलो हैंडसम। माथे पर तेवरी डालकर गौर से एक दफ़ा फिर नंबर पढ़ा, पर वो जाना पहचाना बिल्कुल नहीं था। कौन? आई एम योर बिगेस्ट फ़ैन। दूसरी जानिब से आने वाली जवाब ने उसकी उंगलियों को एक दफ़ा फिर हरकत दी। माय फ़ैन? मैं कौन हूँ? पाकिस्तान की एंजेलिना जॉली या ब्रैडली कॉपर? दूसरी जानिब से हंसी का आइकन आया, साथ लिखा था वेरी फनी बट यू आर मोर हैंडसम देन ब्रैडली कॉपर। उसने आखिरी मैसेज पढ़कर आंखें घुमाई, साथ ही टाइप किया, तुम कौन हो और मेरा नंबर कहाँ से लिया है? बताया तो है, आपकी नंबर 1 फ़ैन हो और नंबर आपकी फ़ेसबुक आईडी से लिया था। अब ये भी बता दो फ़ोन किस मकसद के लिए किया? उसके पूछने पर बड़े दिलकश अंदाज में बोली, ये बताने के लिए कि मैं आपकी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ। अच्छा, बता लिया, तसल्ली हो गई है। नाउ गो टू हेल। दूसरों को भी अपने जैसा फारिग समझा हुआ है। पहले लड़के ठरकी हुआ करते थे, अब लड़कियां भी पूरी तरह असले से लैस होकर मैदान में उतरी हुई हैं। क़यामत की निशानियां हैं। उसने बुरी तरह झाड़ कर फ़ोन बंद करना चाहा जब दूसरी जानिब से मैसेज आया, सड़ू। अब जब वो मान गया तो टेंशन कैसी? अलमास ने हारी से पूछा, जो अभी ऑफिस से आया था और आते ही अलमास को सारी बात से आगाह किया था। क्या तुम उसको जानती नहीं हो? ज़बरदस्ती तो उससे आप सलाम भी नहीं ले सकते। कज़ा निकाह पढ़वाना, और मुझे लग रहा है वो मजबूरी के तौर पर हाँ कह कर गया, दिल से राज़ी नहीं है। बाद में ज़रूर कोई गड़बड़ करेगा। अलमास हंसते हुए बोली, इतनी सी बात के लिए फ़िक्रमंद हो? माय डियर हस्बैंड, तुम्हारा अक्खड़ मिजाज भाई अगर आज तक किसी लड़की के करीब जाना तो दूर की बात, किसी लड़की को दूर से भी नहीं जानता। जब जुगन को अपनी बीवी के रूप में देखेगा तो मेरी बात लिख कर रख लो, आकर तुम्हारे ही हाथ चूमेगा। अरे कहाँ वो, कहाँ मेरी इतनी खूबसूरत नाजुक पढ़ी लिखी बहन, ऊपर से करोड़ों की मालिक। क्या कोई मजाक समझा हुआ है? अब बस तुम 4 दिन ऑफिस जाना बंद करो, सारे इंतजामात करवाओ। 1 महीने के अंदर अंदर उनकी शादी कर देते हैं। दोनों को ही मुश्किल से हाँ करवाई है, कहीं फिर से रस्सी तोड़वाते हैं। मैं कल जुगन के साथ दुबई जा रही हूँ, बच्चों को मैं मम्मी की तरफ छोड़ रही हूँ। अच्छा तो यही होता अगर ताशफीन हमारे साथ जाकर अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग कर लेता। ऐसा सोचना भी मत, हारिस ने वार्न किया। चलो मैं उसके लिबास तुम्हारे माप के अंदाजे से ले आऊँगी, तुमसे 4 इंच लंबे। तुम दोनों की हाइट ही फ़र्क है, बाकी तो एक जैसी जसामत है। उसके कंधे मेरे कंधों से 1 इंच बड़े होते हैं, कॉलर छोटा। तुम ऐसा करो, रहने दो। तुम्हारी लाई चीज़ें उसने उठाकर खिड़की से बाहर ही फेंकनी है, कभी नहीं पहनेगा। हाँ, अगर तुमने आज अपनी बहन की खातिर इतना ख्याल करने के बजाय पहले भी कभी मेरे भाइयों का हाल अहवाल ही पूछा होता तो शायद हालात और होते। आज वो तुमसे तो दूर की बात, मुझसे भी ही बहुत दूर हो गए हुए हैं।
मैंने तुम्हें शादी से पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हारे भाइयों की माँ बनकर नहीं रह सकती। वैसे भी सारे जवान हैं, उनको अपना ख्याल खुद करना था। अब मज़ीद कुछ बोलकर मुझे बोर मत करना। हमारे बराबर वाली कोठी डैडी ने मेरे कहने पर जुगन के लिए खरीदी है। शादी के बाद वो लोग यही रहेंगे। तुम अपने अब्बा से कह देना, ताशफीन को अपने अंदाज में समझा दे। मेरी तरह मेरी बहन को भी तंग गलियों और छोटे घर में रहने की आदत नहीं है। हारिस ने एक नज़र बीवी पर डाली और वहाँ से उठ गया, क्योंकि एक बात तो वो अच्छी तरह जानता था कि ताशफीन को ऑर्डर देकर बात नहीं मनवाई जा सकती, और वो छोटे भाइयों के लिए माँ की तरह था। कभी भी उनको छोड़कर यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, चाहे दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए। अब देखना ये था कि ये बेल किस तरह मुंडे चढ़ती है। अलमास के साथ सर खपाना फजूल था, इसलिए हारिस ने ऐसी कोई कोशिश भी नहीं की। तैयारियों में मगन हो गया। वो दिन भी आखिर आ ही गया जब ताशफीन दूल्हा बनकर बारात के साथ आया। जुगन के वालिद ने उसका शानदार इस्तकबाल किया था। हर एक रस्म और तकरीब में पैसा पानी की तरह बहाया गया। अलमास की दिखावे की आदत ने हर चीज़ को नायाब बनाकर चुना। खाने से लेकर हॉल की डेकोरेशन तक हर चीज़ दिल चुराने वाली थी। लेकिन वहाँ पर दूल्हे की फैमिली के चंद ही लोग थे। दूल्हे के भाई और बाकी सब मेहमान लड़की वाले थे। कोई ऐसी ज़बान ना थी जिसने दूल्हा दुल्हन की तारीफ़ ना की हो। सुर्ख और गोल्डन लहंगे में जुगन की छवि निराली थी। गोल्डन स्किन शेरवानी में ताशफीन किसी सल्तनत का शहज़ादा मालूम हुआ। रुखसत होकर जुगन अपने बाप के दिए गए बंगले में आए। किसी को इल्म ना हुआ। ताशफीन के छोटे भाई और वालिद हॉल से सीधे अपने घर को रवाना हुए थे। यहाँ भी सभी मेहमान तो हॉल से ही जा चुके थे। एक आध दोस्त और अलमासी उसके साथ आई थी, मगर उसको कमरे तक पहुंचाकर नौकर को ज़रूरी हदायत देने के बाद वो भी चले गए। इस वक्त इतने बड़े घर में नौकरों के बाद सिर्फ दूल्हा दुल्हन ही मौजूद थे। जुगन रवायती दुल्हनों के अंदाज में घूंघट निकालकर उसके इंतज़ार में बैठी थी, और साहिब बहादुर सिटिंग रूम के आरामदेह सोफे पर बड़े आराम ही से बैठकर अपने फ़ोन का जायज़ा ले रहे थे। फिर कोई नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगाया। तुम कहाँ हो? अच्छा चलो पहुँचो और बाहर ही रुक कर मेरा इंतज़ार करो। उसके बाद कॉल बंद करके अपनी जगह से उठा। ब्राउन कला वो पहले ही उतार कर वहीं सोफे पर डाल चुका था। ब्राउन रंग के ही लेदर के बंद सैंडल पहने और बगैर आवाज़ पैदा किए वो बताए बगैर कमरे तक आया। हल्के से दरवाजे पर दस्तक थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। गुलाब की खुशबू ने पुरतपाक इस्तकबाल किया था। वारियों निसार हो गई थी। जुगन को अपनी हथेलियों में पसीना आता महसूस हुआ, जिनको उसने ज़ोर से बंद किया हुआ था। वो खुद अपनी दिली कैफियत पर हैरान हो रही थी। वो स्कूल से लेकर यूनी तक लड़कों के साथ पढ़ती आई थी। उसके बाद पिछले 2 साल से एक मैगज़ीन में नौकरी कर रही थी, जहाँ गिनती की लड़कियाँ थीं, बाकी सब मर्द। उसका अपना फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था जहाँ आए दिन मिक्स गैदरिंग में पार्टियाँ होती। कभी कहीं ऐसा मकाम ना आया था जहाँ वो किसी मर्द या लड़के की मौजूदगी में नर्वस हुई हो, या किसी ऐसी वैसी सोच का दिलो दिमाग से गुजर हुआ हो, या बगैर किसी जिस्मानी मुशक्क़त के सांस फूलती महसूस हुई हो। इस वक्त ब्राउन सैंडल्स में कैद सावले पैरों को देखकर ही उसका दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर निकलने को पर तोल रहा था। वो हौले हौले कांप रही थी। उसने आज अभी तक ताशफीन की झलक तक नहीं देखी थी, हालांकि वो स्टेज पर उसके पहलू में बैठा था। मेहंदी वाले दिन उसने बड़ी बेवकूफ़ी से ताशफीन को देखना चाहा था, मगर जवाब में अपने दिल की हालत देखकर वो हैरान रह गई। ये तो नहीं था कि वो दुनिया का खूबसूरत तरीन मर्द था, मगर कल और आज मुसलसल इस पॉइंट पर सोच कर वो इस नतीजे पर पहुंची थी कि एक दफ़ा जो उसने कहीं पढ़ा था कि औरत हर मर्द से नहीं शर्माती, हर मर्द को देखकर धड़कन बेहंगम नहीं होती, ज़बान नहीं खुश्क होती, दिल नहीं डूबता। औरत ऐसी कैफियत का शिकार सिर्फ अपने मर्द के सामने होती है, उसी के सामने शर्माती है। जुगन के लिए ये फ़िक्रा उस पर इस वक्त बीतती हकीकत साबित हुआ था। वो अपने कोलीग्स के साथ घंटों काम करती, दोस्तों के साथ बैठकर मूवीज़ देखते हुए। अगर रोमांटिक सीन भी आ जाता, कभी कान पर जूं तक ना रेंगी। और इस वक्त ये आलम था कि ना भी उसको बराह रास्त मुखातिब किया, ना बराह रास्त नज़रों में देखा, फिर भी दिल का रायता बनकर हर सिमत में जा गिरा था। बेड से थोड़ा हटकर पड़ी कुर्सी को बेड की पाइंती की जानिब रखकर उस पर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम जुगन साहिबा। जुगन सिर्फ सर हिला पाई, गला खुश्क हो गया। मैंने चंद इंतहाई अहम बातें करनी है, मुझे आसानी रहेगी अगर तुम चेहरे पर पड़ा तंबू हटा दो। जुगन को बड़ी हैरत हुई, भला वो खुद क्यों घूंघट उठाए, पर फिर भी उसने अपना पल्लू ओढ़ दिया। वो जो उसकी जानिब भी देख रहा था, चंद लम्हों तक उसकी बोलती बंद हो गई। हैरान नज़रों से देखता चला गया, फिर सर झुकाकर धीरे से मुस्कुराते हुए बोला,
ये भी अच्छा अंदाज है, बीवी को इतना बना सजाकर आदमी के सामने लाया जाए कि बेचारा पहले ही वार में बाखुशी ज़िबा हो जाए। इस वक्त मेरा तुमसे एक सवाल है, जो जन्नत की हूरें हैं, क्या वो इतनी खूबसूरत होंगी जितनी खूबसूरत तुम इस वक्त लग रही हो? अगर जवाब हाँ में है तो फिर मैं कहने पर मजबूर हूँ कि जो लोग हूरों की चाहत में अपने जिस्म पर बम बांधकर अपने परखशे उड़ाते हैं वो गलत नहीं है। ऐसे हुस्न के लिए मरने का हक तो बनता है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हूर के लिए मौत को गले लगा ले। मुझे बगैर हूर वाली जन्नत ही मंजूर है। इसलिए अगर इस वक्त तुम मेरी बीवी होती पर अलमास की बहन ना होती तो शायद मैं इन लम्हात में खुशी होता, पर अब नहीं हूँ। ये पिछले 2-4 दिनों से जो ड्रामा हुआ, मैं किसी में दिली तौर पर शरीक नहीं था। तुम्हारी बहन की चाहत थी कि तुम्हारी मेरे साथ शादी हो, और मेरा भाई अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा फर्माबरदार है। शायद उसकी जन्नत बीवी के कदमों तले है, क्योंकि वो उसका हर जायज़ व नाजायज़ हुक्म बजा लाता है। तुम्हारी बहन ने मेरे भाई से शादी नहीं की, बल्कि उसको गोद लिया हुआ है। वो बोल रहा था और जुगन ताज्जुब से उसको सुन रही थी, जिसे भांप कर वो मज़ीद बोला, ओह प्लीज़, अगर तुम्हें मेरा अपनी बहन की शान की गुस्ताखी करना बुरा भी लग रहा है तो भी मुझे परवाह नहीं है। वैसे भी मैंने अपनी बर्दाश्त बड़ी आजमा ली, मज़ीद की तो गुंजाइश ही नहीं बची। ये घर, गाड़ी, जेवर, बैंक बैलेंस जो तुम्हारे वालिद ने दिया है, मुझे भीख लेने की ना तो आदत है ना मुझ पर खैरात लगती है। हट्टा कट्टा हूँ, हक हलाल की खाने का आदी हूँ। प्लीज़ मुझे मेरे भाई की कॉपी मत समझना। अगर ऐसा कोई ख्वाब देखकर यहाँ मौजूद हो तो तुम्हारे ऐसे ख्वाब अपनी मौत आप मरने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारा वास्ता मर्द की शक्ल में बसी औरत से नहीं बल्कि असल मर्द से पड़ा है। ये सब तुम्हारे वालिद ने तुम्हें दिया है, रखो छोड़ो जो मर्ज़ी करो, मगर मेरी बीवी अगर बनना है तो ये सब कुछ यहाँ इसी तरह, इसी हाल में, इसी वक्त छोड़कर मेरे साथ चलना होगा। मेरी दुनिया में, मेरे घर में मुझे मेरे असल रंग में कबूल करना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ताशफीन की नज़रों में संजीदगी और चैलेंज था, उसके बरक्स जुगन की नज़रों में सवाल और नासमझी के तासुरात थे। मगर मैं तो पहले ही आपकी बीवी बन चुकी हूँ, न जाने कैसे उसकी ज़बान से निकल गया। वो तो ये बात सिर्फ दिल में ही सोच रही थी। वो मुस्कुराया, जुगन के दिल की धड़कन जैसे थम गई। ताशफीन के गाल पर डिम्पल पड़े थे। क्या किसी की मुस्कुराहट ऐसी जानदार भी हो सकती है? वो सोच रही थी और पलके झपकाए बगैर उसके चमकते दांत देख रही थी, जो मोतियों की तरह मालूम हुए। एक झलक दिखाकर छुप गए। जुगन के दिल में गहरी ख्वाहिश जागी, काश ये दोबारा मुस्कुराए। एक बात का एतराफ़ मैं अपने रब को हाजिर व नाजिर जान कर पूरी ईमानदारी से करना चाहता हूँ। तुम हद से ज़्यादा खूबसूरत हो, या शायद मुझे ही लग रही हो। अगर सिर्फ मुझे ही खूबसूरत लग रही हो तो मेरे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि मेरी 29 साला ज़िंदगी में किसी औरत ने मुझे इस तरह से अपनी जानिब मुतवज्जो नहीं किया जैसे तुम्हारी जानिब उठने वाली पहली नज़र ने मुझे मुतासिर किया। काश तुम अलमास की बहन ना होती। मैं तुमसे अपनी पहली मुलाकात में ये बोर किस्म की बकवास ना कर रहा होता, तुम्हारी तारीफ़ में लंबी लंबी छोड़ रहा होता, तुमसे इतने फासले पर बैठने की बजाय तुम्हारे पहलू में बैठता। अब तुम्हारे और मेरे ताल्लुक़ को कायम करने की एक ही राह है, मेरे साथ चलो। मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। जुगन को लगा ताशफीन ने भरे मजमे में रखकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा है। गाल दहकने लगे। आप ये सब मुझसे अब कह रहे हैं तो और कब कहता, कम अज़ कम निकाह के बाद नहीं। डुबडुबाई आंखों से उसकी जानिब शिकवे से देख रही थी। मैं पसंद ही नहीं थी तो ये ड्रामा क्यों किया? तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती हो? मुझे कहीं नहीं जाना, खासकर आपके साथ तो कहीं भी नहीं। वो जानती ही नहीं थी कि वो कहाँ से बोल रहा है, ज़हनी तौर पर किस सतह पर खड़ा है। वो तो बस ये सोचकर रो रही थी कि शादी हो गई और वो अब मुझे बता रहा है मैं पसंद ही नहीं हूँ। ताशफीन के चेहरे पर एक साया सा गुजरा। वो अपनी जगह से उठा, जेब में से 2 लिफाफे निकाले। एक लिफाफे में उन गिफ्ट्स की कीमत है जो तुम लोगों ने मेरे भाइयों और वालिद साहब को दिए, दूसरे में तुम्हारा हक महर है। मैं ये शादी करना ही नहीं चाहता था। जाहिर है जैसी तुम्हारी बहन है तुम्हारी भी वैसी सोच ही होनी है, मतलब प्रस्त दौलत की पुजारी। मगर तुम्हारे बहनोई की ज़बान दराजी का जवाब देने के लिए खामोश रहा। तुम मेरी अभी पाबंद ही नहीं हुई तो आज़ाद करने का सवाल ही नहीं बनता। हाँ, अगर तलाक चाहिए हो तो मेरे वकील से रब्ता कर लेना, अपनी बहन और वालिद को मेरा पैगाम दे देना। हर इंसान मार्केट में बिकने में वाला खिलौना नहीं कि ख़रीदो और फिर अपनी मर्ज़ी से खेलो। मैं ताशफीन इसरार हूँ, हारिस इसरार नहीं हूँ। अल्लाह हाफिज़। कमरे से निकलकर बाहर की जानिब जाते हुए ताशफीन के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी और नज़रों में पीछे छोड़कर पीठ का
सामने करने वाली उजला अरूसी में बैठी अड़ियल बीवी की गहरी छवि। चौकीदार ने गेट खोला। बाहर फारिस गाड़ी में मुंतजिर था। ताशफीन को देखकर उसने नज़र उसके अक़ब में डाली। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर फारिस के बराबर बैठ गया। चलो भाभी, भूल जाओ कोई है भी। फारिस ने दुख से बंद गेट को खुद देखा, फिर ताशफीन के संजीदा चेहरे को, और गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो तो चला गया, मगर जुगन सारी रात उस जगह से हिल तक न सकी। इतनी बेइज्जती, इतना बड़ा थप्पड़, शादी की रात दुल्हा छोड़ कर चला गया। सदमे और बेयकीनी ने असाब शल कर दिए। सारी रात बैठकर रोती रही। अजानों के वक्त उठकर कपड़े बदले, तैयार हुई और दिन निकलने से पहले अलमास के नाम पैगाम छोड़कर अपनी दोस्त के घर चली गई। अलमास ने ससुराल जाकर खूब अच्छी तरह उनकी अगली पिछली नसरों को कोसने दिए। इसरार साहब शुक्र करते रहे कि जब वो आई थी तो चारों लड़के घर पर नहीं थे, ख़ासकर ताशफीन, और आज आकर अलमास डरती भी उसी से थी। बाकी सबको तो वो जैम की तरह टोस्ट पर लगाकर खाने वाली थी। अब जो होना था वो हो चुका था। जुगन एक हफ्ता अपनी दोस्त के घर छुपे रहने के बाद वापस बाप के घर आ गई। नए घर को ताला लगा दिया गया। जुगन ने इस मौजू पर बात करने से ही इनकार कर दिया था, बल्कि सीधी सीधी धमकी दी हुई थी, अगर किसी ने मेरे सामने ताशफीन इसरार का जिक्र भी किया तो सारी उम्र अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी। दूसरे हफ्ते से ही वापस अपनी जॉब पर जा रही थी, मगर उसका मतलब ये नहीं था कि उसको अंदर ही अंदर ये दुख खा नहीं रहा था। 4 माह बाद आज उसको अचानक सामने देखकर सारी बेइज्जती याद आ गई थी। इस वक्त वो अपने डेस्क पर बैठकर कैंडी क्रश खेल रही थी। जब बॉस साहब नाजिल हुए, पहले उसको देखते रहे कि अपने फ़ोन से नज़र उठाकर उनको देखती है, पर जब 3 मिनट गुजर गए मगर ना उसने नज़र उठाई ना उनकी जानिब मतवज्जे हुई, तो वो बेदिली से कुर्सी खींचकर बैठ गए, जिस पर कुर्सी ने चीखें मारते हुए पूरा एहतजाज किया था। अपने शौहर को देखकर आए हुए 2 घंटे गुजर गए। आखिर वापस नॉर्मल हालत में आने को तुम्हें और कितना वक्त दरकार है? पर्चा परसों प्रेस में जाना है और अभी तक तुम्हारा आर्टिकल सबमिट नहीं हुआ, होना भी नहीं है। मुझ पर एक दफ़ा ही फातिहा पढ़ लें। बड़ा शौक़ था ना आपको एसपी का इंटरव्यू छापने का। मुझे क्या इल्हाम हुआ था कि वो तुम्हारा भिगौड़ा शौहर है। अब तो लग गया ना पता, जाकर देगे बांटिए। ये जो तुम मुंह फुलाकर सर्द आहें भर भर कर गर्मी में कमी कर रही हो, इसका हल अब क्या है? कोई हल नहीं है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। तुम्हें इस माह की तनख्वाह नहीं दूंगा। हाँ, पहले तो आप मुझे गिन कर वक्त पर देते हैं। तुम कौन सा कोई ज़रूरतमंद लड़की हो? नहीं, मैं तो शौकिया खज्जल होने के लिए यहाँ आती हूँ। पैसे मुझे क्या करने हैं? हाँ, वही एसपी की बीवी हो। मेरे सामने उसका नाम मत लें। ऐसे तुम बताना पसंद करोगी कि तुम दोनों के दरमियान नाराज़गी किस बात की है? कोई नाराज़गी नहीं है। तो फिर क्या है? मैं उसको पसंद नहीं हूँ। क्या वो तुम्हें पसंद है? उसके अलावा कोई भी पसंद नहीं है। हुआ क्या था? उसने कहा था मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं नहीं गई, वो चला गया बस। हैं? तुमने चले जाना था? एकदम से तो उसने ऐसी बात कर दी, मुझे फौरी तौर पर खाक भी समझ ना आया। खैर, अब बहुत देर हो चुकी है। उसका घर किधर है? जहाँ वो रहता है। वो कहाँ रहता है? अपने घर रहता है, और कहाँ रहेगा? तो तुम अब क्यों नहीं चली जाती? क्यों जाऊँ? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? वलीमे से पहले मुझे छोड़ गया और मैं उसके पीछे जाऊँ? क्यों? क्या ऐसे ही गिरी पड़ी हूँ? देखो, तुम्हारे डैडी की कॉल आई थी। वो तुम्हारे लिए बड़े परेशान हैं। क्या तुम तलाक लेना चाहती हो? शायद। मैं तो जिस जुगन को जानता हूँ वो हार मानने वाली नहीं है, और नहीं तो कम अज़ कम उसके घर 4 दिन रहकर अपने केस की तफ्तीश ही कर रहा हो। वो अगर इस तरह से गया तो गया क्यों? मुझे कुछ भी जानने का कोई तजस्सुस नहीं है। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे अब्बा से कह देता हूँ कोई अच्छा सा वकील ढूंढकर उस एसपी को खुला का नोटिस भिजवा दे, और जो उनके दोस्त का बेटा बाहर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आया है उसके साथ रिश्ते की बात डन कर दे। उसने फ़ोन मेज़ पर फेंका और अपने बूढ़े बॉस को ताज्जुब से देखा। आप मेरे दोस्त हैं या दुश्मन? सीधा सा जवाब ये है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। या तो उसके घर जाकर उसको समझने की कोशिश करो या अपनी राह अलग करो। अगर उसने मुझे अपने घर घुसने ही ना दिया, फिर ऐसे बेहिस बदतमीज़ इंसान के साथ ताल्लुक़ रखना बेवकूफ़ी ही होगी। क्या ये आपका मुखलिसाना मशवरा है? 100%। चले, मेरी 1 हफ्ते की छुट्टी कबूल करें। किस्मत आजमा लेने में क्या हर्ज है? या तो वो हमेशा के लिए दिल का मकीन बनेगा या फिर माजी का हिस्सा। विश मी गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। इसरार अहमद और रुबीना बेगम की जोड़ी सारे ख़ानदान की आइडियल जोड़ी थी। इसरार अहमद खुद तो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे, मगर अल्लाह ने उनको 5 बेटों से नवाजा हुआ था। दूसरी तरफ रुबीना 2 बहनें ही थी। दूसरी बहन, जो कि उम्र में उनसे छोटी थी, वो अपने शौहर और बच्चों के साथ अमेरिका में मुकीम थी।
इसरार अहमद का रियल एस्टेट का कारोबार था जिससे अच्छी खासी आमदनी थी। साथ ही उन्होंने भले वक्तों में मार्केट के अंदर 5 दुकानें ले रखी थी जिनका किराया तब बड़ा मददगार साबित हुआ जब एक दिन बारिश और आंधी की वजह से खंभे की तारें गिरे होने पर सारा रास्ता शॉर्ट था। किस्मत की बात, इसरार अहमद का गुजर वहाँ से हो गया। इस कदर शदीद बिजली के झटके लगे कि 3 माह अस्पताल में गुजारने के बाद जान तो बच गई मगर दोनों टांगें और एक बाजू काटना पड़ा। वो बच्चों और बीवी के लिए बड़ा सदमा था मगर फातिमा की जवां मर्दी ने घर को बिखरने नहीं दिया। हारिस को सेठ असफर के दफ्तर में नौकरी तो मिली पर साथ ही अलमास ने हारिस के हवासों पर हमला किया और वो चारों शाने चत हो गया। माँ बाप ने शादी कर दी। अलमास ने आबादी में घुसे उस 2 अहाते के मकान में रहने से साफ इनकार कर दिया। उसको नया मकान लेकर देने और कारोबार करने के चक्कर में हारिस ने दुकानें 3 करोड़ में बेचकर 2 हिस्से सरमाया कारोबार में लगाया। एक हिस्से से बीवी की मर्जी की कोठी ली। माँ बाप को साथ ले जाना चाहा तो उन्होंने बहू की शक्ल के जाविये देखते हुए साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। पहले पहल हारिस घर पर खर्चा देता रहा क्योंकि उसने वादा किया था बिजनेस में सारे भाइयों के नाम के शेयर रखेगा। मगर जब फातिमा को एकदम कैंसर ने आ लिया और उन लोगों को इल्म भी तब हुआ जब मर्ज आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका था। ताजफीन ने एक मुश्त 25 लाख की रकम हारिस से लेकर माँ के इलाज पर लगा दी मगर उसकी लाख कोशिश और जतन के बावजूद माँ की जान न बची। हारिस की शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था जब फातिमा अपने असल देश सुधार गई। ये चोट ऐसी थी जिसने लड़कों की और इसरार की कमर तोड़ दी। सबसे छोटा अब्बास सिर्फ 6 साल का था। उस कड़े वक्त में ताजफीन ने आगे बढ़कर अपने छोटे भाइयों को समेट लिया क्योंकि माँ की बीमारी के दौरान वो ही उन्हें लेकर डॉक्टरों के चक्कर लगाता रहा था। माँ के सबसे ज़्यादा करीब भी वही था। इसके बाद हारिस ने जो रंग दिखाया उसने सबको उससे और उसकी बीवी से मुतंफिर कर दिया था। उसने बाप के सरमाए को वापस करते हुए 100 बार जताया कैसे वो मेहनत करके उन लोगों की कॉलेज जो यूनी की फीसें भर रहा है, कैसे उनको पाल रहा है। अपनी बीवी एक माह में कितने जोड़े बनाती उसका हिसाब करना हराम था मगर बाप और भाइयों को महीने के चंद हज़ार देते हुए भी दोनों मियाँ बीवी 10 दफ़ा एहसान जताते जिस पर एक दिन ताजफीन ने भाई के सामने ही अलमास की अच्छी खासी बेइज्जती कर दी और मज़ीद उन लोगों की मदद लेने से इनकार कर दिया। मगर हारिस आकर बाप को महीने के महीने 20-30 हज़ार दे जाता जिससे घर का खाना पीना चलता। ताजफीन तलीम के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी करता रहा क्योंकि चारों भाई पढ़ रहे थे और ख़र्चा अच्छा खासा था। 30 जोड़ 50 हज़ार से भी काम चलना मुमकिन नहीं था। फीसों के लिए घर को गिरवी रखकर खतीर रकम बैंक से उधार लेकर काम चलाया गया। बाकी की रकम बैंक में जमा कर दी। वो खुद तो स्कॉलरशिप पर MBA कर गया मगर उससे छोटे फारिस और शोएब अभी ज़ेरे तालीम थे। फारिस एरोनॉटिकल इंजीनियर बन रहा था। हसीब BA कर रहा था जबकि अब्बास अभी 6ठी जमात का तालिब इल्म था। 4 साल से वो लोग माँ के वजूद से महरूम थे। घर में सिर्फ मर्द ही मर्द थे। औरत नाम को भी ना थी। नौकर रखने की अपनी हैसियत ना थी। सारे काम चारों भाई खुद ही आपस में बांट कर लेते। एक सिर्फ कपड़े धोने का मसला ऐसा था जिसे धोबी ही हल करता। 2 साल पहले हारिस ने बिज़नेस को मज़ीद बढ़ाया और ताजफीन की मदद मांगी। उसने तगड़ी सी तनख्वाह का मुतालबा रखकर मदद देने की हामी भरी थी मगर शादी के बाद वो वहाँ से नौकरी छोड़कर सर्विस ज्वाइन कर चुका था। अपनी अब तक की हुई सेविंग्स वो शादी वाले दिन हक महर और दूसरे खर्चे के तौर पर जुगन को दे आया था जिसके नतीजे में गाड़ी एक दफ़ा फिर ज़ीरो से स्टार्ट हुई थी। मगर उसको गम रुपए पैसे का नहीं था क्योंकि पैसा आनी जानी चीज़ है, कमाया जा सकता है। इंसान नहीं मिलते। जो चोट भाई ने दी थी उसकी तकलीफ़ नहीं जाती थी। तुम इतने बड़े बड़े बैग लेकर आखिर जा कहाँ रही हो? मम्मी बताया तो है अपनी दोस्त की शादी में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ। अब बार बार तो ना पूछे। मगर हनी बेटा इस तरह अचानक? मम्मी रात उसने मुझे कॉल करके बताया। अब आप मुझे जाने दें, बाहर टैक्सी आ गई है, मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी और हाँ मैं कोई महीना रहे बगैर वापस नहीं आऊँगी। डैडी को बता दीजिएगा। फौरी तौर पर बाहर निकल आए जहाँ टैक्सी के बजाय हारिस गाड़ी में इंतज़ार कर रहा था। निकलने में इतनी देर लगाती हो? अपनी सास को जाकर शुक्रिया बोले, उन्हीं के सवाल ख़त्म नहीं हो रहे थे। और ये इतना सारा सामान लेकर क्या सफारी पार्क की सैर को जा रही हो? आप सफारी की बात कर रहे हैं? मुझे यूँ लगता है जैसे दूसरी दुनिया में जा रही हूँ। मुझे जो जो बातें आपकी बेगम ने आपकी फैमिली के बारे में बताई हैं उन्हें सुनकर तो मेरा तो सोच सोच कर दिल डूब रहा है। वहाँ कैसे रहूँगी? जब भी आपको फ़ोन करूँ फ़ौरन मुझे लेने आ जाइएगा।
मुझे तुम्हारे फैसले से इंतहाई खुशी हुई है। मुझसे बहुत सी ज़्यादतियाँ हुई हैं, मगर तुम्हारे और ताशफीन के रिश्ते में मेरी दिली ईमानदारी शामिल थी। मैं इस हवाले से अपने भाई को कोई दुख देना नहीं चाहता था, मगर जो अल्लाह को मंजूर। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। 45 मिनट की मुसाफत के बाद हारिस ने एक बड़े से बाजार में गाड़ी रोककर सामने मौजूद करियाने की दुकान पर खड़े 13-13 साल के लड़कों को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। खुद भी गाड़ी से बाहर निकल आया। बूट खोलकर लड़कों को बैग अपने घर तक ले जाने का हुक्म दिया। सारा मोहल्ला हारिस इस रात से बड़ा मरूब था। लड़कों ने फटाफट इतने बड़े बड़े 3 बैग अपने कंधों पर लादे और एक तंग गली में घुस गए। हारिस ने उसकी जानिब का दरवाज़ा खोला। शाम के 4 बजे का वक्त था। लाइट गई हुई थी। सारी फिजा में हब्स और गर्मी अरूज पर थी। कुछ इर्द गिर्द आते जाते लोगों की पोस्टमार्टम करती निगाहें जुगन गाड़ी से निकली और तेज़ तेज़ कदम उठाकर जाते हारिस के पीछे चल दी। उसने ऊंची एड़ी वाला जूता पहना हुआ था। ऊंची नीची गली में 2 दफ़ा उसका पाँव मुड़ते मुड़ते बचा। 2 पट के ब्राउन लोहे के दरवाजे के सामने हारिस के कदम रुके। लो भाई, तुम्हारी मंजिल आ गई है। तुम अंदर जाओ और मैं वापस चलता हूँ। अलमास की दोस्त के बेटे की सालगिरह है। लेट हो गया तो शामत आ जानी है। तुम बिला झिझक अंदर जाओ। फ़ी अमान अल्लाह। उसके सर पर हल्का सा हाथ का दबाव डालकर उनके कदम वापसी को मुड़ गए। बैग लेकर जाने वाले लड़के दौड़ते हुए घर से निकले। उसी तरह भागते गली से भी निकल गए। वो वहीं खड़ी थी। न अंदर से कोई इस्तकबाल को बरामद हुआ, न गली में कोई ज़ीरू आसपास बचा। वो अल्लाह का नाम लेकर खुले हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। अंदर से आवाज़ें आ रही थी। शेबी, मुझे ये एडिडास का बूट ड्राइंग की कॉपी में बना दो प्लीज़, वरना कल मेरी टीचर मेरे नंबर काट लेगी। ओ यार, जब कह चुका हूँ कि बना दूंगा तो बना कर ही सोऊंगा, मगर मुझे कॉपी वापस अपने बैग में रखनी है। पिछली दफ़ा भी तुमने रात को बनाने का कहकर कॉपी अपने कमरे में अपनी चीज़ों में गुम कर दी थी। बस जो बात मुंह से निकल जाए ना, उस पर उसी वक्त महल बनाकर दम लिया करो। इस वक्त अंधेरे में तुम्हारा सर स्केच करूं? क्या मुझे बिल्ली समझा हुआ है? अब की तीसरी आवाज़ आई। बिल्ली नहीं, बिल्ला, वो भी शाह काला, वही जो रास्ता काटता है। और तुम खुद क्या हो वो भी बता दो। मैं शहज़ादा गुलफाम हूँ। बड़ी ठंड कलेजे में। अभी भाई आ जाए लग पता जाएगा। टीवी को गेंद मारकर स्क्रीन का क्या असर किया है? जब जूते पड़ रहे होंगे ना, तब बताना कहाँ के शहज़ादे हो। इस मसले का मेरे पास एक हल है। मैं हॉल का बल्ब फ्यूज़ कर देता हूँ। न बत्ती जलेगी, न भाई स्क्रीन देखेगा। वो पंजों पर वज़न डालकर धीरे धीरे चलती राहदारी से निकलकर अंदर आई थी। गैस का लैंप जल रहा था और ये आवाज़ें छत के लैंटर में लगी ग्रिल से आ रही थी। बोलने वाले भी ऊपर ही मौजूद थे। कौन? अपने पीछे आवाज़ सुनकर उसकी चीख जब निकली, बिजली भी उसी वक्त आ गई। रसवानी चीख ने ऊपर मौजूद आवाम को भी मतवज्जे कर दिया था, मगर बत्तियां जलते ही वहाँ नज़र आने वाली हिरनी को देखकर तीनों भाई आगे पीछे सीढ़ियों की जानिब आए। इसरार अहमद अंदर कमरे में मगरिब की नमाज़ पढ़कर निकले थे। अपनी छोटी बहू को इस तरह अपने सामने देखकर खुशगवार हैरत का शिकार हुए। जुगन बेटी, तुम यहाँ अकेली आई हो? जी, वो हारिस भाई के साथ आई हूँ। इसरार ने नज़र मोड़कर बैरूनी दरवाजे की जानिब देखा। उनके अमल को देखकर उसने वजाहत की। वो मुझे छोड़कर वापस चले गए हैं। उन्हें कहीं जाना था। हाँ, उसे हमेशा ही कहीं जाने की जल्दी होती है। खैर, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो। शिबी, फारिस नीचे आओ, देखो कौन आया है। अब्बास, भाभी आई है। उन्होंने क्लियर और ऊंची आवाज़ में पुकारा था। जुगन को यकीन था कि सीढ़ियों के ऊपर वो खड़े थे, मगर सामने ना आए। उसको शदीद किस्म की खजालत का एहसास हुआ। उसके गाल शर्मिंदगी से सुर्ख होते देखकर अब के इसरार अहमद बोले तो आवाज़ में हुक्म था। घर पे मेहमान आए तो खुशी से इस्तकबाल किया जाता, ना कि छुप कर खड़ा हुआ जाए। उनके कहने की देर थी। सीढ़ियों से धड़म धड़म की आवाज़ों के साथ आगे पीछे 3 लोग नीचे आए। तीनों ने मुश्तरका सलाम किया। सबसे लंबे वाले का तारुफ इसरार अहमद ने फारिस के नाम से करवाया। वो हूबहू ताशफीन की कॉपी था, मगर उसके मुकाबले में इंतहाई दुबला हसीब ताशफीन से छोटा शक्ल में इसरार अहमद और हारिस भाई से मुशाहबत रखता था। अलबत्ता अब्बास सबसे अलग लगा। अब्बास ने खुश दिली से आगे आकर जुगन से हाथ मिलाया। चंद पल अजीब सी अजनबी खामोशी के साथ वो सब लोग वहाँ खड़े होकर एक दूसरे से नज़रें चुराते हुए करने को कोई बात ढूंढते रहे। यहाँ भी इसरार अहमद को ही बोलना पड़ा। बहन का सामान उठाकर अंदर कमरे में रखो। उसको बैठने के लिए कोई चीज़ पेश करो। क्या हो गया? क्यों बुत बनकर खड़े हो? सबसे पहले फारिस की ज़बान पर खुजली हुई। क्या आप सामान लेकर आई हैं? जुगन ने मुजरमों की तरह हाँ में गर्दन हिलाई। इसका भला क्या मतलब हुआ? हसीब के सवाल पर जवाब अब्बास की जानिब से आया। बेवकूफ़ो, इसका मतलब है जुगन आप ही हमारे घर रहने के लिए आई है।
फारिस ने अपने पैंट की जेबों में हाथ डालते हुए बेसब्री से पूछा था। क्या ये सच कह रहा है? अब की दफ़ा जुगन की आंखों में पानी आ गया। इतनी गर्मी, ऊपर से इतना सख्त इंटरव्यू। अगर तुम लोगों को यहाँ खड़ी अच्छी नहीं लग रही हूँ तो क्या वापस चली जाऊँ? तीनों भाई अपनी जगह साकित हो गए। अब्बास आगे आकर उससे लिपट गया। वेलकम होम। दूसरे दोनों भी हरकत में आए। अब्बा, आप ही का सामान कहाँ रखना है? फ़िलहाल तो ड्राइंग रूम में रख दो, क्योंकि साहब जी का कमरा तो इस काबिल नहीं है। वो एसी वाले कमरे में रहती थी। ये कहना पड़ेगा कि इससे पहले इतनी गर्मी नहीं देखी थी। सबसे पहले उसने अपना रेशमी लिबास तब्दील करके सादा लॉन का दुपट्टा सेट पहना। फिर हल्की फुल्की गपशप के दौरान सब ने मिलकर खाना खाया। इसरार अहमद ने हसीब से कहा वो मार्केट से बहन के लिए खाने को कुछ उसकी पसंद का ले आए, मगर जुगन ने इनकार करते हुए कहा कि जो घर में बना है वो भी वही खाएगी। फिर भी आलू गोश्त के साथ फारिस तंदूर से रोटियां लेने गया तो आइसक्रीम और तिक्के वगैरह ले आया। घर में कुल 5 कमरे थे, एक हसीब और फारिस का, एक अब्बा और अब्बास का, एक ताशफीन का। चौथा ड्राइंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता। एक फैमिली रूम था जहाँ टीवी रखा था। उसी एक कमरे में गर्मियों में एसी और सर्दियों में हीटर लगाकर सारे सोते, मगर आज उस कमरे में सिर्फ जुगन का बिस्तर लगा। इसरार अहमद को तो वैसे भी एसी में नींद नहीं आती थी। वो सर्दी होती या गर्मी अपने ही कमरे में सोते। हसीब, फारिस और अब्बास जुगन को सोता हुआ तस्वुर करके बाहर लाउंज में बैठकर गप्पे मारते हुए यही समझे हुए थे जैसे उनके और जुगन के दरमियान लोहे की दीवार हाई लो, जो बाहर की आवाज़ अंदर नहीं जाने देगी। पर एक तो अजनबी जगह, अजनबी माहौल, अजनबी लोग, ऊपर से इतनी ज़ोर ज़ोर से इतनी आती आवाज़ें। रही सही कसर वो बदबू पूरी कर रही थी जो उस वक्त कमरे में न जाने पसीने से भीगी किस चीज़ से उभर रही थी। बड़ा सब्र करने की कोशिश की मगर बेसूद। आखिर उठकर दरवाज़ा खोलना ही पड़ा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर लाउंज में यकदम खामोशी छा गई। तीनों की निगाहें उसी जानिब उठी। खुले दरवाजे के दरमियान में खड़ी होकर वो तीनों को बारी बारी घूरते हुए बोली, इतने खामोश क्यों हो गए हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। अंदर कमरे में किसने अपने गंदे मुँहे उतार कर फेंके हुए हैं? अगर ये साजिश इसलिए थी कि मुझे आते ही डरा दोगे और मैं आज की रात ही यहाँ से भाग जाऊँगी, तो जान लो मैं सर पे कफन बांध कर आई हूँ। अब्बास जल्दी जल्दी बोला, क्या भाई को अपने साथ ले जाने आई हैं? मुझे तुम्हारे भाई का अचार नहीं डालना है, ना ही उनसे अपने मोहल्ले की सफाई करवानी है कि ख़ास उनको लेकर जाऊँगी। फारिस ने उसकी मालूमात में इजाफा करना ज़रूरी जाना। वैसे तो हमारा सारा घर ही कोई ख़ास साफ़ सुथरा नहीं है, फिर भी सबसे ज़्यादा गंदा कमरा आपके मजाजी खुदा का है, इसलिए उनको साथ ले जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मौसूफ़ को सफाई से ख़ास चिढ़ है और आपके कमरे में मुझे किसी साजिश के तहत नहीं रखे। हमारे घर में एक अदद चूहा घुसा हुआ है, उसको हसीब के गंदे मूज़ों की नायाब खुशबू से ख़ास किस्म की एलर्जी है। जिस कमरे में मूज़े मौजूद हो वो वहाँ जाना हराम समझता है। अब आप सोच लें, चूहे की कंपनी पसंद है या मूज़ों की खुशबू? जुगन की आंखें वहशत से फैल गई। एक ही जस्ट में भाग कर उन लोगों के दरमियान सोफे पर पाँव ऊपर करके बैठ गई। अगर तो ये चूहा भी किसी साजिश का हिस्सा है तो याद रखना बड़ा पछताओगे। मुझे चूहों को पकड़ने के लिए 101 तरीके आप मालूम है। तीनों भाइयों ने एक वक्त में गर्दन मोड़कर उसे देखा, जो फैली आंखों से इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी। कुछ देर तक चारों यूं ही खामोशी से बैठे रहे। क्या अंकल सो गए? हाँ जी, वो अगर 9 बजे तक सोने के लिए ना लेटे तो फिर उनको बड़ी देर तक नींद नहीं आती है। हसीब के बताने पर बेख्तियार उसकी नज़र सामने क्लॉक पर गई, जहाँ 9:45 हो रहे थे। तुम्हारा भाई किस वक्त घर आता है? आमतौर पर तो 8 बजे तक आ जाते हैं, पर आज 6 बजे कॉल आई थी, कह रहे थे रात लेट आएंगे। मुझे डर लग रहा है। अब के बोलने वाला हसीब की बजाय फारिस था। चूहे से? फिक्र न करे, वो सोफे पर नहीं चढ़ सकता। वैसे भी वो हसीब का पक्का दोस्त है, इसकी खातिर वो आपका एहतराम ही करेगा। यक, मुझे चूहे से एहतराम करवाने का कोई शौक़ नहीं है, ना ही मैं उससे डरती हूँ, और अगर आप चूहे का नाम भी लिया तो मैं निकल कर बाहर गली में बैठ जाऊँगी। पर खुद ही तो कह रही हैं आपको डर लग रहा है। क्या हसीब या बासी से डर लग रहा है? अरे नहीं भाई, तुम्हारे बड़े भाई से डर रही हूँ। मुझे यहाँ देखकर गुस्से में आ गए तो? अगर मुझे यहाँ से चले जाने का हुक्म दे दिया तो? क्या आप मेरे भाई को इस कदर बदज़ौक़ और गैर महज़ब समझती हैं? फारिस की बात के जवाब में वो जलकर बोली, नहीं नहीं, माशाल्लाह से बहुत ही तहज़ीब याफ्ता और सुलझे हुए इंसान है। बीवी को शादी वाले दिन ही अकेला छोड़कर भाग आए। न जाने वो क्यों इतनी जज्बाती हो गई। उसके आंसू देखकर वो तीनों भाई टूटे हुए स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछले। अरे आप तो रोने ही लग गई हैं, माफ़ कर दे, मेरा मकसद आपकी दिल आज़ारी करने का हरगिज़ नहीं था। उसने आंसुओं के दरमियान ही फारिस को घूरा।
तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? मेरा दिल तो तुम्हारे भाई ने दुखाया है। लाड साहब ने निकाह के बाद से पहली बात ही ये की कि निकाह मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ, ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। भला कोई ऐसा भी करता है? अलमाज से इश्यूज़ थे, मुझे तो दरमियान में ना घसीटते, ना मुझे खुद को समझने का मौका दिया, ना मेरे दिल की सुनी, बस खुद ही मुझे कटहरे में खड़ा करके खुद ही वकील बन गए और फिर खुद ही जज बनकर फैसला भी सुना दिया। कहने लगे कि तलाक लेनी हुई तो मेरे वकील से राब्ता कर लेना। कोई पूछे, उस वक्त तो तुमसे शादी किए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, मैं तलाक लेने का क्यों सोचती? और अगर मुझे तलाक ही लेनी थी तो इससे शादी ही क्यों करती? सारे ख़ानदानों दोस्तों के सामने तमाशा बना दिया, और तो और उनकी भाभी साहिबा ने भी मुझे ही इल्ज़ाम दिया। हाय जुगन, तुमसे अपना शौहर तक ना काबू हुआ, जैसे जुगन ने तो शौहर को काबू करने के लिए कोर्स कर रखा था। आंसू बहाते हुए वो मुसलसल बोल रही थी। एक भाई भागकर टिश्यू ले आया, दूसरे ने पानी का गिलास उसके हाथों में थमाया, तीसरा उसको टेडी बियर की तरह साथ चिमटकर ढार्स बंधा रहा था, जिस पर फारिस ने उसको पीछे धकेले हुए चिढ़का, ओए गंदे, पीछे होकर बैठ, अब क्या उनको जुएं डालनी है? जुगन के टिश्यू से नाक पूछते हाथ वहीं साकित हो गए। बोली तो आवाज़ में बेयकीनी थी, किसको जुएं पड़ी हैं? ये मोटे गंदे को जो साल में सिर्फ एक मरतबा नहाता है। हसीब के कहने पर उसने शर्मिंदा से नजर आते अब्बास को देखा, जिसने जुगन को सफाई पेश करना ज़रूरी जाना। आप ये झूठ बोल रहा है, मैं हर जुमे को नहाता हूँ, पर वो मेरे साथ क्लास में एक लड़की बैठती, उसकी जुएं मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। मैंने टीचर से कहा था मेरी चेयर बदल दे, पर वो कहती अगले माह बदलूंगी। मासूम सी शक्ल के साथ आंखें मटका मटका कर बोल रहा था। जुगन को याद आया कुछ लम्हे पहले वो कैसे उसके साथ लगकर बैठा था। अभी फारिस ने उसे खींचकर सोफे के दूसरे कोने पर डाल दिया था। उसके दिल को कुछ हुआ, हाथ बढ़ाकर अब्बास को अपनी जानिब बुलाया। वो भी जैसे बस इशारे का मुंतज़िर था, फट से अपनी पहली पोजीशन में आ गया। पहले गंदी जुराबें, फिर चूहा और अब जुएं। और भी कुछ ख़तरनाक खबर रह गई हो तो अभी बता दो, शायद दिन चढ़ने के बाद तुम लोगों को याद न रहे। वो नज़र लगाकर अब्बास के बालों को हाथ से दाएं बाएं करते हुए लाशौरी तौर पर जुएं ढूंढने लगी, जबकि फारिस ने हसीब को कुछ बोलने का इशारा दिया, जिस पर हसीब के लब हिले। आप ही? भाई से डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। उसकी बात फारिस ने बेचैनी से दरमियान में ही अचक ली। आपने बस उनको इग्नोर करना है, यह एहसास बिल्कुल नहीं देना कि आप उनकी खातिर यहाँ आई हैं। बस आप अपने भाइयों की फरमाइश पर रहने को आई है, यही उनको बताना। फिर देखिएगा साहब बहादुर के दिल पर क्या क्या बीतेगी। शादी के बाद कई दफ़ा दुखी गाने सुनते हुए पाए गए हैं। पहले दिन के 24 घंटे अलर्ट रहते थे, अब कई मौके पर डे ड्रीमिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। पूछने पर गहरी सांस भरकर मौजू बदल जाते हैं। पर अपने भाई के होते आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मुझे हकीकत का इल्म होता तो मैं कब का खुद जाकर आपको घर ले आया होता। अब आप सो जाइए, मैंने भी कल यूं नहीं जाना है। हाँ, तुम लोग सो जाओ जाकर, मैं ज़रा बास के सर का जायज़ा लेना चाह रही हूँ। किस कदर बेदर्दी से तुम लोगों ने इसको गंदा बोला है। और थैंक यू आप दोनों का। सॉरी, मैं थोड़ी जज्बाती हो गई थी। दोनों मज़ीद बहुत कुछ कहने की ख्वाहिश दिल में लिए अपने कमरे की जाने बढ़ गए। वो वहीं बैठी अब्बास की जुएं निकालती रही। न जाने कितना वक्त गुजर गया। वो चौंकी जब अब्बास के खराटे गूंजने लगे। वो अपना आधा वज़न उसकी गोद में डालकर सोया हुआ था। टांगे सोफे के दूसरे एंड को मिल रही थी। जुगन ने अपने हाथ टिश्यू से साफ किए, एक नज़र क्लॉक पर डाली। रात का 1:30 बज रहा था और वो अभी तक घर नहीं आया था। इस घर और इसके मकीनों के बारे में सोचते हुए न जाने कब उसकी आंख लग गई। मासूम चेहरा, नीची निगाहें, भोली सी लड़की, भोली अदाएं। ना अप्सरा है ना वो परी है, लेकिन ये उसकी जादूगरी है। दीवाना कर दे वो, एक रंग भर दे वो। शर्मा के देखे जिधर। गाड़ी जो ही उसके बाज़ार में दाखिल हुई, स्पीड कम हो गई। अलबत्ता उदित नारायण अब भी कह रहा था, करता हूँ उसके घर के मैं फेरे, हंसने लगे हैं अब दोस्त मेरे। सच कह रहा हूँ उसकी कसम है, मैं फिर भी खुश हूँ। बस एक गम है, जिसे प्यार करता हूँ मैं, जिस पे मरता हूँ उसको नहीं है खबर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। गाड़ी की स्पीड अब ना होने के बराबर थी। स्ट्रीट जैम्स पर आकर मज़ीद कम हो जाती। लड़की है जैसे कोई पहेली, कल जो मिली मुझको उसकी सहेली। मैंने कहा उसको जाके ये कहना, अच्छा नहीं है यूँ दूर रहना। कल शाम निकले वो घर से टहलने को, मिलना जो चाहे अगर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर।
कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नज़र। गाड़ी का इंजन बंद होते ही खामोशी छा गई। इग्निशन से चाबी निकालकर उसने दरवाज़ा खोलकर सीधा पैर बाहर निकाला, हाथ बढ़ाकर डैशबोर्ड में रखा अपना पिस्टल और बैज निकाले साथ वाली सीट पर पड़ा। मोबाइल कमीज़ की ऊपरी जेब में ठूसा। गाड़ी से निकलकर खड़ा हुआ, एक नज़र दोनों तरफ सुनसान पड़ी गली पर डाली। ना कोई बंदा नजर आया, न बंदे की ज़ात। अपनी जमाई रोकते हुए उसने गाड़ी लॉक की और कदम आगे बढ़ा दिए। जहन में आज के वाक़ये की हाईलाइट्स चल रही थी। आज का सारा दिन वो इंतहाई मसरूफ़ रहा था, इसलिए लंच में जुगन से होने वाली मुठभेड़ के बारे में वो ज़्यादा न सोच पाया था। मगर अब तो अभी से लेकर कल सुबह तक वक्त बिल्कुल अपना था, क्योंकि आज वैसे ही छुट्टी थी। जैसे ही वो फुफ्फी सुगरा के दरवाजे के करीब आया, फट उनकी खिड़की का पट खुला था। वो मुस्कुरा दिया। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या खुशबू आ जाती है? ज़रूरी तो नहीं कि हर दफ़ा मैं ही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बड़ी देर से आए हो। तुम्हारे पैरों की आवाज़ से पता चल जाता है। जिस वक्त गली में पैर रखते हो उसकी वक्त में जान जाती हूँ मेरा बच्चा आ गया है। आपका प्यार है पुप्पी, और सब खैरियत है? बस पुत्र, ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। आज हारिस आया था, पप्पू ने बताया भाई आया है। मैं बाहर निकली हूँ, इतनी देर में वो चला भी गया था। पता नहीं लेने क्या आया था। अल्लाह जाने बाप को भी मिलकर गया है या नहीं। जल्दी में होगा पुप्पी, वैसे भी वो बड़ा आदमी। आप आराम करें, मैं घर चलता हूँ, सुबह मुलाकात होती है। अब और कौन सी सुबह होनी है, 4:30 बज रहे हैं। तुम्हारी पहली नौकरी ही भली थी, आने जाने का एक वक्त था। अब तो 3 माह के अंदर 15 दफ़ा तो यूँ रात के आखिरी पहर वापस आए हो। बस पुप्पी, पहले तो घर वाली बात थी, अब सरकारी नौकरी है। आप दुआ कर दिया करें, बाकी अल्लाह मालिक है। मैं तो अपने बच्चों के लिए दिन रात दुआएं करती हूँ। बिन माँ के घर को चला रहे हो, अपने बूढ़े बाप का सहारा हो। वैसे मैं दिन में आऊँगी तुम्हारे बाप के पास। अब तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए। मेरी नरगिस से तुम बस 2 महीने बड़े हो। अब खैर से उसकी भी शादी जल्द ही कर देनी है। वो दिल ही दिल में जल तू जलाल तू पढ़ने लगा। अच्छी बात है, आइएगा दिन में, कब लगाएंगे? अभी मैं बड़ा थका हुआ हूँ पुप्पी, आराम करूँगा, अल्लाह हाफिज़। उसने कदम एक दफ़ा फिर आगे बढ़ा दिए। अपने घर के बाहर वाला बल्ब खिलाफे मामूल बंद मिला। चाबी से दरवाजे का लॉक खोला, साथ ही धीरे से एक पट इतना वाक़या जिससे अंदर आ पाता। अपने पीछे दरवाजे को दोबारा लॉक करते हुए आगे बढ़ाया। लाउंज का पंखा और लाइट चल रही थी। अंदर आते ही नज़र सीधी सोफे पर बिखरे नस्वानी वजूद पर पड़ी। कदम साकित हुए, नज़रें बेयकीन। हल्के पीले और सफ़ेद प्रिंट सूट का दुपट्टा आधा नीचे लड़क रहा था, आधा उसके सीने पर पड़ा था। चेहरा बालों की ओट में छुपा था और वो खुद इस हालत में पड़ी थी कि एक टांग सोफे से नीचे लटक रही थी, दूसरी दोहरी हुई सोफे पर धरी थी जिस पर अब्बास का सर रखा था। खुद उसका सर सोफे की टो मतलब बैग पर रखा था। ताशफीन के लिए ये मंजर अजीबो गरीब था। सामने पड़ी लड़की को देखकर अगर वो ये सोचता कि शायद किसी गलत घर में आ गया हो, तो उसी वक्त अब्बास की वहाँ मौजूदगी पे गलत फहमी दूर कर देती थी। यकीनी था कि वो अपने ही घर में है, मगर सवाल ये उठता है कि ये कौन है। माथे पर उलझन की शिकन लेकर आगे आया। पिस्टल, चाबी और बैज सेंट्रल टेबल पर रखा। किचन में जाकर हाथ धोए। फ्रिज में से अपने लिए ठंडे पानी का ग्लास निकाला। वहीं स्टूल पर बैठकर घूंट घूंट पानी पिया। उस खातून के बालों का रंग और लंबाई उसके अंदर खतरे की घंटियां बजा रही थी, क्योंकि शादी वाले दिन उसके बाल नहीं देखे थे, पर आज ही वो उससे दोबारा मिली थी। उसके बाल बॉब कट थे। काले बालों में कहीं कहीं गहरी सुर्ख शेड आती थी और सोफे वाले के बाल छोटे और बल्ब की रोशनी में मज़ीद सुर्ख नज़र आ रहे थे। किचन से निकलकर वो फारिस लोगों के कमरे में गया। कमरा खाली था। एसी वाले कमरे में गया तो दोनों को कारपेट पर बेखबर पाया। दोनों सोने को तो अपने कमरे में ही गए थे, मगर गर्मी और हफ्स ने बत्ती मार दी तो दोनों वहाँ से भाग निकले। दरवाज़ा बंद करके अब्बा की तरफ आया, जहाँ पहले से ही बत्ती जल रही थी, जिसका मतलब था कि वो जाग रहे थे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। खाना खाओगे? नहीं, मैंने शाम को खा लिया था। आपको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। नहीं यार, मैं ठीक हूँ, बस वो अब्बास को उठाकर अंदर डाल दो, बाहर गर्मी है। वो अपनी चारपाई पर ऐनक लगाकर बैठे हुए थे। आगे रहल में कुरान धरा था। अब्बा जी बोलो। उसको समझ न आया कि क्या कहें। क्या बाहर सोफे पर मेरी बीवी है? उन्होंने सर उठाकर नहीं देखा था, पर जब वो कुछ न बोला तो अब्बा जी ने खुद ही उसकी मुश्किल आसान कर दी। जुगन शाम 4-5 बजे की आई हुई है। उसको हारिस छोड़ कर गया है। अपने साथ जितने बैग लाई है उनसे तो ऐसा ही मालूम होता है कि रहने आई है। वो दरवाजे के फ्रेम में टेक लगाकर खड़ा था। अभी तक बेयकीनी गालिब थी। क्या आपने उससे पूछा है कि यहाँ क्यों आई है? आवाज़ सरगोशी से कुछ बुलंद थी। अब्बा जी ने ऐनक फ्रेम के ऊपर से पल की पल
बेटे के चेहरे को देखा जिस पर संजीदगी रकम थी। घर का मकीना है तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि वो क्यों आया है। क्या अभी मैंने तुमसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा तो ये घर है, मुझसे ये सवाल बनता ही नहीं है। अगर ये तुम्हारा घर है तो वो तुम्हारी बीवी है। ये उसका भी उतना ही घर है जितना तुम्हारा या इस घर के किसी और फर्द का। इस मौजू पर बात करने को बड़ा वक्त पड़ा है। थके हुए आए हो, जाकर आराम करो। अगर हो सके तो जुगन और अब्बास दोनों को जगाकर कमरे में सोने का बोलो। यहाँ उनकी नींद पूरी नहीं होगी, खासकर जुगन की। वो वाकई इस वक्त बहस नहीं कर सकता था, इसलिए वहीं से मुड़ आया। अब्बास को उठाकर हसीब और फारिस के साथ कारपेट पर डाला। अपने कमरे में जाकर उसने एयर कूलर में पानी भरकर उसे ऑन किया। बेड की चादर झाड़कर दोबारा बिछाई, सरहाना ठीक करके रखा। वापस बाहर आया तो वो वैसी की वैसी लेटी हल्के खराटे ले रही थी। उसने अपनी ज़िंदगी में खराटे लेने वाली औरत क्या सिरे से कोई औरत इतनी बेफिक्री से पड़ी सोती यूँ करीब से नहीं देखी थी। ये उसकी ज़िंदगी का पहला तजुर्बा था। वो उसके ऊपर झुका, शहादत की उंगली से उसके चेहरे पर आए बाल धीरे से पीछे हटाए। गुलाबी होंठ, नीम बातें, लंबी पलकों वाली आंखें बंद थी। ताशफीन को उसके वजूद से ताज़ा किए शैम्पू और धीमी सी गुलाब की खुशबू आई। उसको जगाकर अंदर भेजने का इरादा तय करते हुए उसने बड़े आराम और सहूलत से उसको गोद में उठाया। वो किसी बच्चे की तरह इकट्ठी होकर उससे चिमट गई थी। ताशफीन ने आंखें घुमाकर सोचा, मोहतरमा मेरा काम मज़ीद आसान कर रही हैं। अंदर लाकर बेड पर डालने के बाद मुड़कर एक भी नज़र उस पर डाले बगैर वहाँ से निकल आया। जहन में बहुत से सवाल खलबली मचा रहे थे, मगर वो हर सवाल को नज़रअंदाज करता हुआ आरामदेह लिबास पहनकर अपने भाइयों के कमरे में सोने को लेट गया। वो साहिल समंदर पर ताशफीन के हाथों में हाथ दिए वॉक कर रही थी। ताशफीन ने नेवी ब्लू टी शर्ट के साथ ब्लू जीन्स की लॉन्ग निकर पहनी हुई थी। हवा उसके बिखरे बेतरतीब बालों के साथ मुसलसल अटखेलियाँ कर रही थी। आंखों पर स्याह शीशों वाला चश्मा था। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी न किसी बात पर मुस्कुराता तो जुगन को अपनी सांस रुकती हुई मालूम होती, क्योंकि उसके डिम्पल जुगन के दिल की धड़कन उथल पुथल कर रहे थे। उसका जी चाह रहा था कि हाथ बढ़ाकर उसके गालों पर दोनों जानिब उभरने वाले नन्हे नन्हे गढ़ों को छूकर महसूस करे, मगर उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अचानक वो उसके बिल्कुल सामने रुक गया, जैसे उसके दिल में पलने वाली ख्वाहिश को चेहरे से पड़ गया हो। जुगन की निगाहों में गहराई तक देखते हुए उसने जुगन का सीधा हाथ अपने बड़े से हाथ में ले लिया और अपने चेहरे से मस किया। जुगन हैरान हुई। उसके चेहरे पर एक दिन की शेव जितने बाल निकले हुए होने के बावजूद उसका लम्स किसी ऊनी फर की तरह मालूम हुआ। उसने एक दफ़ा फिर उंगली उसके चेहरे पर फेरनी चाहिए, मगर ताशफीन ने हल्के से उसको काट लिया। पट से आंख खुली, सांस फूली हुई थी, सारा जिस्म पसीने से शराबूर था, पर आंख खुलते ही दूसरे सरहाने पर मौजूद हस्ती को देखकर हलक से फलक शगाफ चीखें बरामद हुई थी। बेड पर से कूदते वक्त ये न मालूम हो सका कि वो पहले कूदी या जिसके डर से कूदी वो पहले फरार हुआ, पर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि दोनों की टाइमिंग इंतहाई अफसोसनाक रही। पैरों के नीचे रुई का गाला महसूस करते ही चीखों में और तेज़ी आ गई। कमरे से बाहर वाली अवाम अपने रोज़मर्रा के धंधों में मसरूफ़ थी, मगर खातून की दुहाई सुनते ही जो हथियार हाथ में आया, जब वो उनको उठाकर मौका वारदात की जानिब भागे, जैसे देख के जान गए आगे किस शेर से मुलाकात होने वाली है। एक के हाथ में वाइपर था, जबकि वो फर्श धोने के बाद वाइपर लगा रहा था। दूसरे के हाथ में झाड़ू था, क्योंकि वो बाहर दरवाजे के पास गली साफ कर रहा था। तीसरे के हाथ में जूता था, क्योंकि वो अपने सामने जूतों का ढेर लगाए जूते पॉलिश करने में मसरूफ़ था। जूता सिर्फ तजस्सुस के मारे वहाँ आया था, हाथ में भरा लस्सी का। चौथा सिर्फ तजस्सुस के मारे वहाँ आया था, हाथ में भरा लस्सी का गिलास था। जैसे ही वो अंधाधुंध भागती कमरे से निकली, सीधी लस्सी वाले से टकराई। जुगन को यूँ मालूम हुआ सर किसी दीवार में दे मारा है, जबकि सामने वाले ने अपने सीने पर हल्का सा हाथ मारकर सुलाया था। खौफ इतना ज़्यादा था कि वो टक्कर भूलकर दौड़ती सोफे पर चढ़ी। मैं यहाँ एक पल नहीं रहूँगी, सारों कतार रोते हुए एक ही लाइन बोली। सबसे पहले हसीम ने अंदर नज़र डाली, फैली हुई आंखों समेत बेयकीनी के साथ नफ़ी में सर हिलाता बाहर आया। उसके बाद वाइपर को बंदूक जैसा तान कर आगे बढ़ने वाला सिपाही फारस था। एक पल को जायज़ा लेने के बाद कानों को हाथ लगाता वापस आया। आवाज़ की आगे जाने की हिम्मत न हुई। वो वही जुगन के पास सोफे पर चढ़ाया। ताशफीन ने दोनों भाइयों को डपटा, अपने ड्रामे बंद करके कुछ फूट भी चुको। कौन सी बला देख कर आए हो? कुछ ना पूछो, अंदर एक शहादत वाक़ई हो गई है जिस डॉन को सारी दुनिया की पुलिस ना पकड़ सकी, उसने तुम्हारी बीवी के चरणों में जान दे दी है।
ओह माय गॉड। फारिस सीधे अल्फाज में बको मरो। ताशफीन की बात पर फारिस ने हसीब को बोलने का इशारा किया। हसीब ने ना नजर आने वाले आंसू साफ किए। अपना जिगरी यार मर गया। हाय, अब मैं रातों को किसका इंतज़ार किया करूँगा, किसके लिए सबसे छुपाकर खाना बेड के नीचे रखा करूँगा। अब तक ताशफीन के शक को यकीन मिल चुका था। मज़े से बोला, अब तो तुम लोगों को मेरी बात समझ आएगी। ये लड़की इस घर में ख़तरनाक मकासद लेकर आई है। पहले आधी जुओं का खात्मा कर दिया अब दिन चढ़ते ही हमारा शेर जवान मार दिया, उसकी लाश को ठिकाने लगाओ इसके बाद इस लड़की को यहाँ से चलता करो, सामान बाहर गली में रखो, एक अदद रिक्शा बुलवाओ और टाटा बाय कर दो। जुगन जो के सोफे पर खड़ी आवाज को मजबूती से थामे कांप रही थी, गुस्से में सब भूलकर नीचे उतरी और ऐन ताशफीन के सामने आई, जिसने एक ग्लास पकड़ा हुआ था तो दूसरा ट्रैक सूट ट्राउज़र की जेब में दिया हुआ था, जिसके पौंचे फोल्ड किए हुए थे। पैरों में काले रंग की सादा सी चप्पल थी, सफ़ेद टी शर्ट, माथे पर गिरे बेतरतीब बाल, काली स्याह आंखें, ऊपर को मुड़ी लंबी लंबी पलकें। वो पूरी संजीदगी से उसकी तरफ मतवज्जे था। उसके इतने करीब आकर खड़े होने से ही जुगन को अपना दिल काबू से बाहर होता महसूस हुआ, मगर वो ताशफीन पर अपनी कमज़ोरी जाहिर करना नहीं चाहती थी, इसलिए खुद को बड़ा पुरएतमाद दिखाते हुए मजबूत आवाज़ में बोली, अस्सलामुअलैकुम एसपी ताशफीन इसरार साहब, मुझे कहना पड़ रहा है, आपको देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई है। और आप कौन होते हैं मेरे ही भाइयों को मेरे ही घर में मेरा ही सामान निकाल कर बाहर रखने को कहने वाले? आइंदा ऐसा वैसा कोई ऑर्डर नशर करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरा सामान यहाँ से निकलवाने के चक्कर में आप खुद ही दरबदर हो जाए। ताशफीन की बहुएं ऊपर को शूट कर गई। हैरत से उसको सरता पैर देखा, फिर खी करते भाइयों को घूरा, जिस पर खी की आवाज़ उसी वक्त बंद हो गई। उसके बाद वापस उस पर नज़र डाली। बीवी साहिबा अगर चूंटी के पर भी निकल आए ना, तब भी वो औकाब नहीं बन सकती, चूंटी ही रहेगी। मुझे दोबारा बीवी मत बुलाइएगा, क्योंकि मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। तो फिर क्या हो? ताशफीन को इस गुफ्तगू से मज़ा आ रहा था। आपकी कुछ भी नहीं हूँ। तो मेरे घर में क्या कर रही हो? यहाँ अपने भाइयों और अंकल के पास आई हूँ। आप किसी गलत फहमी का शिकार मत हो। कमाल है, यूँ अचानक से अंकल और भाइयों की मोहब्बत कैसे जाग उठी? मैं आपके किसी तंज का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। आप तो वैसे भी लोगों के बारे में अपनी राय रखने के काफ़ी शौकीन हैं, इसलिए मेरी वला से जो मर्जी आए सोचिए और कहिए। ताशफीन 2 कदम उसकी जानिब बढ़ा। वो बेख्तियार पीछे हो गई। तुम औरतों के ड्रामे से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हो। जिस भी खुफिया मकसद से आई हो या भेजी गई हो, एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर मेरे भाइयों या वालिद का दिल तोड़ा या किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारी बहन और बाप की ईंट से ईंट बजा दूंगा। आंखों में चैलेंज से घूरते हुए नया बयान देकर अपने हाथ में पकड़ा ठंडा ठार लस्सी का ग्लास जुगन के हाथों में देते वहाँ से हट गया। जुगन ने उसकी पुश्त को घूरते हुए गहरी सांस खारिज की। आंखों में नमी सी आ गई। इतना बदगुमान और नाराज़ मेरा शौहर है, ये तो सारी उम्र मुझसे राज़ी होने वाला नहीं लगता। आखिर मैंने कितने बंदे मारे हैं, कितनों का खून पिया जो ये इम्तिहान मिला है। कहा तो था हम आपके साथ हैं। ये ऊँट एक दिन पहाड़ के नीचे आए ही आए। पहले ज़रा हम अपने साथी का जनाजा निकाल आएँ। हसीब की झाड़ू पर मुर्दा चूहे को देखकर वो एक दफ़ा फिर चीख मारकर सोफे पर चढ़ गई। ओह माय गॉड यार, एक से बढ़कर एक नावल है और मैं क्या कहूँ, इतना ज़बरदस्त नावल, इतना ज़बरदस्त, मुझे इतना मज़ा आ रहा है। और आप लोगों को पता है इस तरह के नावल्स मुझे बहुत पसंद है, जिसमें इस तरह की फैमिली हो कि वो बेचारे भाई ही सारा कुछ संभाल रहे हो, फिर एक अदद भाभी आती है और वो पूरे घर को संभाल लेती है, साथ में वो भैया साहब को भी संभाल लेती है जो बहुत ही नकचड़े और जो भी किस तरह के होते हैं। खैर मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है और यकीनन आप लोगों को भी इसकी सेकंड एपिसोड का इंतज़ार होगा। कल आप लोगों को 1 घंटे का ही नावल मिलेगा या 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन 2 एपिसोड्स आएंगी, ठीक है। तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।